फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास अगेन, जिसके अंदर हम एनटीटी ईसीसीई को डिस्कस करते हैं। तो आज की इस श्रृंखला को और आगे लेकर चलते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्यायाम, एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद हमने किया था स्लीप साइकिल या स्लीप की जहां बात आती है, जिसको हम निद्रा कहते हैं। आज हम एक टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं फटीग, ठीक है, थकान भी कह सकते हो इसको आप। चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक अगेन इन दिस यूट्यूब सेशन, जिसके अंदर हम ईसीसीई और एनटीटी को डिस्कस करते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, और ये हमारा पार्ट नंबर रहेगा 9। ये इस श्रृंखला का आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो एनटीटी ईसीसीई हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर कंप्लीट 8 यूनिट्स हैं। इस पूरी श्रृंखला के अंदर कंप्लीट 8 यूनिट्स हैं। एक हमने पहले कर लिया था कवर यूनिट, लास्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट उसके बाद की थी। सेकंड यूनिट अभी रनिंग में है और ये इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं फटीग को। व्हाट डू यू फील फटीग? डिफाइन द कॉजेज ऑफ फटीग एंड रेमेडीज ऑफ फटीग इन स्कूल। इसमें आपको कॉज की स्पेलिंग सही करनी है बुक में, CAUSES, कॉजेज, इसमें CO लिखा हुआ है, ठीक है। थकान अथवा शांति का अर्थ क्या है? पहले तो हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जब विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें उनका माइंडसेट चेक करना होता है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं, कहीं वो बहुत टायर्ड हैं, थके हुए हैं, जो हम उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं, जो हम उन्हें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो उसको समझने की स्थिति में है भी कि नहीं, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या नहीं। ये सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, दिमाग है, वो थका हुआ तो नहीं है कहीं? क्या वो हमारी पढ़ाई हुई जो टेक्निक्स है, हम जिस टेक्निक से समझाने की उनको कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है, बच्चा सीखने के लिए तैयार भी है या नहीं? तो इन सब पहलुओं को हम इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस भी करेंगे। चलिए देखिए, थकान अथवा शांति एक शारीरिक अवस्था है जो हर प्रकार के कार्य के बाद स्वभावतः आती है। अधिक कार्य करने से बालक की कार्य करने की क्षमता तथा शक्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य में त्रुटियों का आधिपत्य हो जाता है। यानी कि कुछ टाइम के बाद, एक्टिविटी करने के बाद बच्चे का जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, या एक तरह से फटीग की, थकावट की स्थिति में आ जाता है। फटीग के सिचुएशन के अंदर बच्चा थकने लग जाता है, थोड़ा बोरियत भी उसको फील होने लग जाता है। शांति और स्थिरता की भावना उत्पन्न करती है, जिससे काम करने की इच्छा मर जाती है। शांति के कारण, अब क्या कारण हो सकते हैं शांति के, फटीग के? शरीर की क्रियाशीलता शरीर के 3 अवयवों पर निर्भर करती है। मस्तिष्क तथा सुषुम्ना जो कार्य की संवेगशीलता या प्रेरणा उत्पन्न करती है। स्नायु जो संवेग या प्रेरणा की मांसपेशियों तक ले जाने का काम करते हैं। मांसपेशियां जो संकुचन क्रिया द्वारा संवेग को क्रियान्वित करती है। तथा एवं शांति के 2 मुख्य कारण हैं, मानसिक और शारीरिक। यानी कि शांति के, फटीग के 2 कारण हैं। एक है मानसिक कारण है 2, एक हो गया मानसिक, दूसरा कारण है शारीरिक। थकावट जो है ना, इसको ऐसे समझिए, जो थकावट है वो या तो मानसिक थकावट है या वो शारीरिक थकावट है। 2 तरह की थकावट की यहाँ बात हो रही है। मानसिक यानी कि कैलकुलेटिव या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन या इस तरह की गणना करना या गिनती करने वाले कॉन्सेप्ट में मस्तिष्क ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहां पे आप मानसिक थकावट कह सकते हैं। शारीरिक कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर ली, उससे आपका शरीर अगर थकावट पे है तो वो हो जाएगा शारीरिक थकावट या फटीगनेस, ठीक है। आगे हम देखेंगे, बात करेंगे मस्तिष्क तथा सुषुम्ना जो कार्य की संवेगशीलता के 3 अवयवों पर निर्भर करती है। शांति के 2 मुख्य कारण है, मानसिक और शारीरिक। ये ज्ञात हुआ है कि शांति सामान्यतः कार्य में शक्ति की पूर्ति करने वाले तत्वों के साधारण प्रयोग पर निर्भर नहीं करती, वरन रासायनिक परिवर्तन के व्यर्थ पदार्थों, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि विष के शरीर में एकत्रीकरण पर भी निर्भर करती है। परिणामतः मांसपेशियों तथा स्नायु
युक्त तंतुओं में कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। उपयुक्त 3 अवयवों में से श्रांति संभवतः स्नायुओं में कम व्याप्ति है, क्योंकि यह तीव्रता से स्वस्थ हो जाते हैं और उनमें परिवर्तन भी बहुत कम होता है। थकान अथवा श्रांति के लक्षण। अब क्या कारण है जिनसे हमें थकान, फटीगनेस आती है? उसके कारण क्या है? जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, थकान का प्रमुख कारण या लक्षण कार्य करने की अनिच्छा है। विशेषकर यह कार्य जिससे शांति उत्पन्न हुई हो बच्चों की थकान अथवा श्रांति के लक्षण है। स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा अधिक सुस्ती, ढीलापन तथा कार्य करने की अनिच्छा। शांत बच्चा एक और कुल्हे लटकाकर खड़ा होगा, उसके हाथ शिथिलता से लटकते होंगे, कंधे झुके हुए होंगे, मतलब पोस्चर जो होगा ना, फिजिकल पोस्चर, वो बच्चे का जस्ट लाइक ऐसे होगा ना। उसका कोई इंटरेस्ट होगा ना, उसका कोई मन होगा। हम देखते नहीं स्कूल्स में बच्चों के शोल्डर एकदम डाउन लटके हुए ऐसे खड़े रहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, वो सुनने को रेडी नहीं है, अंदर से वो मोटिवेटेड नहीं है। चाहे कोई स्पोर्ट्स का बात कर लो, गेम्स की बात कर लो, तो भी वो उस चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो ऐसे बच्चे क्या है, हमें उनकी बॉडी पोस्चर देख करके भी कई बार समझ में आ जाता है दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है। झुके हुए कंधे होंगे, पिंडलियों झुकी हुई होंगी, पैर भीतर की ओर फिरे हुए होंगे, जमाइयां लेना यानी कि उनको उबासियां आती रहेंगी। शांति का अनुभव होगा, एकाग्रता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप काम में धीमापन तथा त्रुटियां होंगी। काम में धीमापन भी होगा, साथ में वो त्रुटियां भी करेंगे। ये दोनों चीज करेंगे कौन? फटीग जो है बच्चे, विद्यार्थी, वो लोग। देखिए, यदि थकान कई दिनों तक रहती है तो उसका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। थके हुए बच्चे में अनिद्रा और उत्तेजना होती है, रात को उसे अच्छी नींद नहीं आती और सोते सोते चौंक जाता है, भूख कम लगती है और परिणामतः अपच, सिर में पीड़ा तथा शरीर में दुर्बलता हो जाती है। असाधारण थकान या शांति। काम के अनुपात से अधिक शांति का कारण शरीर, यंत्र या मानसिक स्थिति की कोई व्यवस्था या अवस्था हो सकती है। अनेक ऐसे कारण हैं जो हो सकते हैं या जो मांसपेशियों को या स्नायुओं को इस रूप से प्रभावित करते हैं कि शांति अनुभव हो। वे निम्नलिखित हैं: शारीरिक अयोग्यता जैसे गठिया, अपौष्टिक भोजन, विशेष ज्ञान, तंतुओं में दोष और एंडोक्राइन का रोग, मांसपेशियों के उचित प्रयोग के अभाव अथवा पौष्टिक भोजन के अभाव या दोनों कारण, मांसपेशियों की अशक्तता, खेलने या चलने की शांति के बाद एकदम मानसिक काम करना, अत्यधिक मनोरंजन, देर रात तक जगना, घर पर मित्रों के साथ व्यस्त रहना या पड़ोस में निरंतर शोर मचाना, भोजन करने के तुरंत बाद ही पढ़ने का काम करने बैठ जाना जबकि शरीर भोजन पचाने की प्रक्रिया में व्यस्त है। अब हम ये कुछ 5 कारण ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि फटीगनेस क्यों आती है। देखिए, गठिया या अपौष्टिक भोजन करना या फिर तंतुओं में दोष या कोई बॉडीली या स्ट्रक्चरल कोई डिफॉर्मिटीज हो सकती है, कोई दोष हो सकता है जिसके कारण ऐसा होता है, या फिर मांसपेशियों के अंदर पौष्टिक भोजन के अभाव यानी कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी यानी कि पोषक तत्वों की कमी भी इसका एक कारण है। खेलने या चलने की शांति के बाद आप या तो खेल कर आए हो या चल करके आए हो और एकदम से किताबें खोल के पढ़ने बैठ गए हो, तो उस सिचुएशन में अभी आपका माइंड उस चीज को एडॉप्ट नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप किताबें खोल करके बैठ गए हो पढ़ने, तो उस सिचुएशन में आपका माइंड जो है फटीगनेस महसूस करेगा। अत्यधिक मनोरंजन या देर रात तक आप जगे हो, उसके बाद में मित्रों के साथ व्यस्त रहे हो, पड़ोस में निरंतर शोर हो रहा है, ये सब चीजें भी हमें फटीगनेस को क्या कह सकते हैं, हम फटीगनेस दर्शाती है या एक कारण है फटीगनेस के। भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप पढ़ने बैठ गए उससे भी थकान होती है। विद्यालय में शांति, थकान और उसका निराकरण। अब एक स्कूल एटमॉस्फेयर जो है, स्कूलिंग जो है, स्कूल का जो माहौल है, उसके अंदर आप इस थकान को कैसे रोक पाएंगे या दूर कर पाएंगे। हर कार्य में शांति पैदा होती है, यह नितांत स्वाभाविक और हानि रहित है, किंतु निरंतर शांति हानिकारक है और उसके कुप्रभाव भी स्थायी होते हैं। निरंतर शांति विद्यालय के काम के कारण हो सकती है, विद्यालय के बाह्य काम में भी शांति होना असंभव नहीं है। शांति की मात्रा केवल विद्यालय के काम की अधिकता पर ही निर्भर नहीं करती, वरन काम करने के समय की स्थिति पर भी निर्भर करती है। जैसे पाठ की लंबाई,
अगर बहुत ही लेंथी पार्ट हो गया, बहुत ही लंबा चैप्टर हो गया, उसमें भी हमें बोरियत महसूस होती है। विषयों की व्यवस्था, यानी कि आपको फर्स्ट पीरियड में मॉर्निंग में आती ही मैथ्स पढ़ाने लग जाए या फिर कोई एसएसटी का कोई क्लास लगा दिया जाए तो उसमें भी आपको बोरियत महसूस होगी। हवा और प्रकाश, बैठने का ढंग आदि यह बात देखने में आई है कि अवकाश के बाद सबसे अच्छा कार्य होता है। मतलब छुट्टियों के बाद बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, रिफ्रेश्ड होते हैं, रिजुविनेटेड फील करते हैं और वो अच्छे से काम करते हैं, ऐसा देखा गया है। लगातार कार्य का समय बढ़ता जाता है, कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे ज्यादा कार्य की करा जाएगा, उसके बाद एक संडे का गैप इसलिए मिलता है कि भाई उस दिन बच्चे आराम करें, सभी लोग आराम करें, रेस्ट करें, उसके बाद दोबारा से रिफ्रेश रिचार्ज होकर के अपने काम पर दोबारा वापस जाए। कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है, तो प्रथम 2 घंटों में भी विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो क्रम श्रांति उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जैसे गणित और साहित्य। मध्याह्न के बाद भी विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो कम शांति उत्पन्न करने वाले हों, जैसे गृह विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, लेख कला और संगीत आदि। यानी कि मॉर्निंग में जाते ही ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके अंदर बच्चों को इंटरेस्ट आए, वो आपकी बात को सुने, समझे और उसको ग्रैस्प करे। और जैसे ही रिसेस होता है, रिसेस का टाइम, उसके बाद या तो आप उनको गेम्स दे सकते हैं, गेम्स नहीं भी दे सकते तो कुछ ऐसा टॉपिक दे सकते हैं, जैसे साइंस का टॉपिक दे दिया जिसमें वो बैठ के इंटरेस्ट लेकर सुनते तो रहे एटलीस्ट, है ना। विद्यालय के कार्यक्रम में वे काम जिससे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता हो ऐसे समय में व्यवस्थित करने चाहिए जबकि बच्चे की शक्तियां ताजा हो, अर्थात दिन, सप्ताह या सत्रावधि के आरंभ में बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान, हवा और ताप का प्रबंध करना चाहिए तथा जहां तक संभव हो कम शोर हो ऐसा प्रबंध करना चाहिए। अध्यापकों को उन कारणों पर ध्यान देते रहना चाहिए जिनसे अनावश्यक शांति की संभावना हो। इनसे मुख्य अपौष्टिक भोजन, रोग, अस्वस्थ घर का वातावरण और उद्वेगात्मक अस्थिरता या उत्तेजना है। अध्यापकों को उन बच्चों के प्रति विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है जिनमें अपने माता पिता के प्रति या परीक्षा आदि के प्रति भय हो और उन्हें चतुरता से बच्चों को इस भय को दूर करना चाहिए। वह बच्चे का मित्र और विश्वास भोजन बनकर ही संभव है। मतलब आपको बच्चे के साथ में ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर में रहना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपसे डरे, आपसे कुछ शेयर न करे, बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सके, तभी तो उनके ऊपर डिस्कशन हो सके और कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। ये मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, जिसके अंदर हमने फटीग को पूरा डिस्कस किया है डिटेल के अंदर। ये हमारा पार्ट 9 है यूनिट 2 का। अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस, समाज शास्त्र और निर्देश, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मुझे इतना लाइक अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप इन टच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।